सुपरटेक ट्विन टावर डिमोलिशन 2022 नोएडा में, माराडू इलीगल अपार्टमेंट कोची 2020 में, चिंटल पैराडीजो बिल्डिंग कोलैप्स गुरुग्राम 2022 में और ऐसे कई और बिल्डिंग गिरने या गिराए जाने की यादें आपके भी जहन में आज भी ताजा होंगी। किसी भी आम इंडियन घर खरीदार के लिए ये रूह कंपा देने वाले हादसे होते हैं, लेकिन हमारे समाज में अक्सर ही ये जल्दी ही भुला दिए जाते हैं और सिस्टम में कोई ऐसे हादसों से सबक सीखने को तैयार ही नहीं होता है। और अब एक ताजा मामला सामने आया है बेंगलुरु के हरलूर कुडलू इलाके में स्थित एसएनएन राज इटर्निया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का, जहां एक 18 स्टोरी टावर टिल्टेड हो गई है, उसे गिराया जाएगा। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार इस टावर में 49 अपार्टमेंट्स हैं। 4 साल के कंस्ट्रक्शन के बाद बायर्स को पोजीशन दिया जाने वाला था। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी से बिल्डिंग को लगभग 3 महीने पहले ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल चुका था, लेकिन फाइनल लोड टेस्टिंग और इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन के दौरान बिल्डिंग में एबनॉर्मल सेटलमेंट और टिल्ट के संकेत दिखाई दिए। इसके बाद फ्रेश जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कराई गई। डेवलपर का कहना है कि ओरिजिनल सॉइल इन्वेस्टिगेशन में क्रिटिकल रीडिंग्स आपस में इंटरचेंज हो गई थी। कंपनी ने अथॉरिटी से ओसी को रिवोक करने, टावर को लगभग 6 महीने में डिसमेंटल करने और फिर करीब 18 महीने से 2 साल में रिकंस्ट्रक्ट करने की अनुमति मांगी है। प्रोजेक्ट के बाकी 14 टावर्स को प्रभावित नहीं बताया गया है। पूरे कॉम्प्लेक्स में 972 अपार्टमेंट्स बताए गए हैं, जिनमें 822 पहले ही हैंडओवर हो चुके हैं। इस घटना में अभी फ्रॉड या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साबित नहीं हुई है। डेवलपर ने स्वयं ही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम डिटेक्ट होने के बाद अथॉरिटी से डिमोलिशन और रिकंस्ट्रक्ट की अनुमति मांगी है। इसलिए हम इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट को प्रूवन स्कैम घोषित नहीं कर रहे, लेकिन इसे उस बड़े सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट जरूर बना रहे हैं कि अनसेफ या डिफेक्टिव बिल्डिंग्स भारत में कैसे खड़ी हो जाती है और कैसे इसे रिहाइश के लिए अप्रूवल भी मिल जाता है। ओसी मिल गया, फिर भी 18 मंजिला टावर क्यों चूक गया? देश में घर खरीदारों के साथ ऐसे स्ट्रक्चरल स्कैम्स कैसे होते हैं? गुनहगार कौन है और क्यों वो इतना कॉन्फिडेंट है कि ये गुनाह भी वक्त के साथ भुला दिया जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। कल्पना कीजिए, आपने बेंगलुरु में एक अपार्टमेंट खरीदा, 4 साल तक कंस्ट्रक्शन देखा, हर महीने ईएमआई दी, बिल्डर के डिमांड लेटर्स आए, बैंक ने आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर और रीपेमेंट कैपेसिटी को बार बार वेरीफाई किया। प्रोजेक्ट इरेरा रजिस्टर्ड था, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन था और आखिरकार अथॉरिटी ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। मतलब आपके लिए अब सारे सवाल खत्म। आप अब फर्नीचर सेलेक्ट कर चुके हैं, बच्चे का स्कूल बदलने की तैयारी हो रही है, मकान मालिक को नोटिस दे दिया गया है कि अगले महीने रेंटेड हाउस खाली कर देंगे, गृह प्रवेश की तारीख निकल रही है और तभी आपको बताया जाता है जिस टावर में आपका घर है वो एक तरफ झुक रहा है, आप उसमें शिफ्ट नहीं हो सकते, उसे रिपेयर भी नहीं किया जाएगा। पूरी 18 मंजिला बिल्डिंग फाउंडेशन से ही डिमोलिश होगी और फिर दोबारा बनाई जाएगी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बिल्डिंग क्यों झुकी, कहीं बड़ा सवाल यह है कि जब मिट्टी गलत थी, फाउंडेशन क्वेश्चनेबल थी और टावर में सेटलमेंट हो रहा था, तब उसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला कैसे? क्या ओसी वास्तव में सेफ्टी सर्टिफिकेट है? क्या रेरा रजिस्ट्रेशन इंजीनियरिंग क्वालिटी की गारंटी है? क्या बैंक अप्रूवल का अर्थ प्रोजेक्ट सुरक्षित होना है? और अगर बायर इन तीनों पर भरोसा नहीं करे तो वह भरोसा करे किस पर? यह वीडियो आपके और हमारे हक के लिए उठाई जा रही आवाज है। इस पर आगे बढ़ने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी है एक ऐसे रेडी टू मूव घर की जिसमें कोई मूव नहीं कर सकता। बेंगलुरु के हरालूर कुडलू इलाके में स्थित एसएनएन राज इटर्निया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के एक 18 स्टोरी टावर के डिमोलिशन का मामला कई सवाल खड़े करता है।
ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जीबीएस से बिल्डिंग को लगभग 3 महीने पहले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। डेवलपर की वेबसाइट भी राज इटर्निया को 15 टावर्स और 18 फ्लोर्स वाला प्रीमियम रेजिडेंशियल डेवलपमेंट बताती है। यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है, इस मामले में अभी यह साबित नहीं हुआ है कि बिल्डर ने जानबूझकर घटिया कंस्ट्रक्शन किया, रिपोर्ट मैनिपुलेट की या बायर्स को धोखा देने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची, बल्कि उपलब्ध जानकारी में डेवलपर स्वयं प्रॉब्लम डिटेक्ट करने, पोजीशन रोकने और अपने खर्च पर रिकंस्ट्रक्शन करने की बात कह रहा है। अगर यह एक्शन समय रहते लिया गया है तो इससे संभावित दुर्घटना टल गई, लेकिन इससे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस खत्म नहीं होते बल्कि शुरू होते हैं, क्योंकि ईमानदार गलती भी अगर 18 मंजिल बनने और ओसी मिलने के बाद सामने आए तो वो केवल एक कंसल्टेंट की गलती नहीं रह जाती, वो पूरे अप्रूवल सिस्टम की कमजोरी बन जाती है। इस प्रोजेक्ट में एक बायर की कहानी कहीं ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। मान लेते हैं इस टावर में एक फ्लैट अभिषेक और श्रेया ने खरीदा था। नाम काल्पनिक हैं, लेकिन परिस्थिति देश के लाखों बायर्स की वास्तविकता है। अभिषेक कोई आईटी कंपनी में काम करता है। श्रेया ने घर की डाउन पेमेंट के लिए अपनी सेविंग्स और कुछ ज्वेलरी बेच दी। दोनों ने सोचा रेंट देने से अच्छा है ईएमआई देंगे, कम से कम अपना असेट बनेगा। उन्होंने ब्रोशर देखा, सैंपल फ्लैट देखा, एमिनिटीज देखी, रेरा नंबर चेक किया, बैंक ने लोन सैंक्शन किया, फिर ओसी भी आया। अब बायर और क्या वेरीफाई करता? क्या अभिषेक ऑफिस से छुट्टी लेकर बोरहोल में खुद उतरता? क्या श्रेया खुद सॉइल सैंपलिंग लेबोरेटरी में भेजती? क्या कोई होम बायर फाउंडेशन की पाइल डेप्थ जाकर माप सकता है? क्या बायर कंक्रीट के क्यूब टेस्ट रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकता है? क्या वो ये पता लगा सकता है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने जो कैलकुलेशन साइन की वो सही सॉइल पैरामीटर पर आधारित थी या गलत रीडिंग पर? नहीं। फिर भी जब प्रोजेक्ट फेल होता है सबसे पहले बायर को लेक्चर मिलता है, आपने ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं की। यह ऐसा ही है जैसे किसी एयरलाइन एक्सीडेंट के बाद पैसेंजर से पूछा जाए आपने फ्लाइट में बैठने से पहले इंजन का टेक्निकल इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया। एक मरीज से पूछा जाए कि आपने डॉक्टर के सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल के लाइसेंस को चेक क्यों नहीं किया था। होम बायर प्रॉपर्टी का कंज्यूमर है, वो स्ट्रक्चरल ऑडिटर नहीं है। उसका भरोसा बिल्डर के साथ साथ उस पूरे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम पर होता है जिसने प्रोजेक्ट को सैंक्शन, फाइनेंस, रजिस्टर और ऑक्युपाई करने की परमिशन दी। ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट वास्तव में क्या होता है? आम होम बायर ओसी को कुछ इस तरह समझता है कि गवर्नमेंट ने बिल्डिंग चेक करके रहने के लिहाज से सेफ घोषित कर दी। लेकिन इस घटना में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के चीफ कमिश्नर ने कहा कि ओसी बिल्डर द्वारा जमा की गई स्टडीज और रिपोर्ट्स के आधार पर जारी किया गया था। अगर रिपोर्ट्स गलत पाई जाती है तो ओसी वापस लिया जा सकता है। एक सीनियर सिविक इंजीनियर ने यह भी बताया कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ओसी जारी करते समय मुख्य रूप से सैंक्शन बिल्डिंग प्लान के कॉम्प्लायंसेज की जांच करता है। वो सिविल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल डिजाइन का फ्रेश इंडिपेंडेंट असेसमेंट नहीं करता है। यही बायर की अंडरस्टैंडिंग और सरकारी प्रोसेस के बीच सबसे बड़ा गैप है। बायर सोचता है ओसी का मतलब स्ट्रक्चर वेरीफाइड, सिस्टम कहता है ओसी मतलब सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स और सैंक्शन प्लान के आधार पर ऑक्युपेंसी परमिटेड। दोनों स्टेटमेंट्स सुनने में मिलती जुलती लगती हैं, लेकिन इनके बीच करोड़ों रुपए और लोगों की जिंदगी का अंतर हो सकता है। अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की व्यवस्था होती है। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, कॉमेंसमेंट सर्टिफिकेट और ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट के अलग अलग प्रोसेसेज होते हैं। बीबीएमपी, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका,
उसकी ऑफिशियल टाउन प्लानिंग इंफॉर्मेशन भी इन्हें अलग रेगुलेटरी सर्विस के रूप में दिखाती है। लेकिन फंडामेंटल सवाल यह है, क्या अथॉरिटी ने केवल सर्टिफिकेट्स देखे या सर्टिफिकेट बनाने वाले कैलकुलेशंस, फील्ड टेस्ट और रॉ टेक्निकल डेटा को भी इंडिपेंडेंटली वैलिडेट किया? अगर अथॉरिटी सिर्फ साइंड रिपोर्ट एक्सेप्ट करती है तो पूरा सेफ्टी सिस्टम उस प्रोफेशनल की इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस पर टिक जाता है जिसे डेवलपर ने हायर और पे किया है। यहीं से स्ट्रक्चरल फेलियर का पहला रास्ता खुलता है। स्कैम का पहला दरवाजा, पेपर कॉम्प्लायंस। इंडिया का रियल एस्टेट अप्रूवल इकोसिस्टम कई बार फिजिकल वेरिफिकेशन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री कॉम्प्लायंस पर चलता है। फाइल में आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सर्टिफिकेट है, फायर डिपार्टमेंट की एनओसी है, एनवायरमेंटल अप्रूवल है, कंस्ट्रक्शन प्लान है, कंप्लीशन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्यूमेंट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट का होना और डॉक्यूमेंट का सही होना एक बात नहीं है। यहां स्कैम हमेशा नकली स्टैंप से शुरू नहीं होता। कई बार वो एक छोटी सी टेक्निकल एजम्पशन से शुरू होता है। सॉइल बियरिंग कैपेसिटी थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक मान ली गई, वाटर टेबल को एडेक्वेटली अकाउंट नहीं किया गया, फाउंडेशन डिजाइन को कॉस्ट बचाने के लिए मिनिमम लिमिट पर रखा गया, कंक्रीट टेस्ट में फेल्ड सैंपल अलग कर दिया गया, साइट कंडीशन बदली लेकिन डिजाइन अपडेट नहीं हुआ, स्ट्रक्चरल ड्राइंग में रिवीजन आया पर एक्सिक्यूशन टीम तक पुराना ड्राइंग पहुंचा, या जैसा इस मामले में डेवलपर का दावा है, जियो टेक्निकल रीडिंग्स इंटरचेंज हो गई। समस्या यह है कि एक टेक्निकल एरर शुरुआत में छोटी दिखाई देती है, लेकिन उसी नंबर पर फाउंडेशन डिजाइन बनता है, उसी फाउंडेशन पर कॉलम्स खड़े होते हैं, उन्हीं कॉलम्स पर 18 फ्लोर का डेड लोड आता है, एक स्प्रेडशीट की गलत सेल आखिर में हजारों टन की बिल्डिंग बन जाती है। और जब तक समस्या दिखाई देती है तब तक प्लास्टर, पेंट, किचन और स्विमिंग पूल सब तैयार हो चुके होते हैं। अब यहां पर इस बिजनेस का एक असहज सवाल खड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। जिस प्रोफेशनल को बिल्डर पे करता है वो बिल्डर को रोक कैसे सकता है? सॉइल टेस्टिंग कंसल्टेंट को कौन अपॉइंट करता है? डेवलपर। स्ट्रक्चरल डिजाइनर को कौन पे करता है? डेवलपर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का क्लाइंट कौन है? डेवलपर। कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट कौन रिलीज करता है? डेवलपर। क्वालिटी लैब को सैंपल कौन भेजता है? डेवलपर या उसकी एक्सिक्यूशन चेन। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कंसल्टेंट डिजॉनेस्ट है। अधिकांश प्रोफेशनल्स अपना काम जिम्मेदारी से शायद करते हैं, लेकिन सिस्टम में इंसेंटिव कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। कंसल्टेंट जानता है कि अगर उसकी रिपोर्ट प्रोजेक्ट को एक्सपेंसिव बना देगी, फाउंडेशन का कॉस्ट बढ़ा देगी या कंस्ट्रक्शन रोक देगी तो क्लाइंट नाराज हो सकता है। कुछ प्रोफेशनल्स इस प्रेशर को रेसिस्ट करेंगे, कुछ कंजर्वेटिव रिपोर्ट देकर बच लेंगे, लेकिन कुछ कह सकते हैं इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी काफी है, यह माइनर वेरिएशन है, साइट पर मैनेज हो जाएगा, रिवाइज्ड रिपोर्ट बाद में दे देंगे। और रियल एस्टेट में एक कंसल्टेंट का फ्यूचर बिजनेस उसी इंडस्ट्री से आता है जिसके प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स को वो चैलेंज कर रहा है। यहां इंडिपेंडेंस केवल व्यक्ति के कैरेक्टर पर नहीं छोड़ी जा सकती, सिस्टम को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ता है। एयरलाइन अपना एयरक्राफ्ट बनाती है, लेकिन एविएशन रेगुलेटर केवल एयरलाइन के डिक्लेरेशन पर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं दे देता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी दवा बनाती है, लेकिन दवा का सेफ्टी असेसमेंट सिर्फ कंपनी के मार्केटिंग ब्रोशर से नहीं होता। तो फिर 18 स्टोरी रेसिडेंशियल टावर का क्रिटिकल जियो टेक्निकल और स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेशन केवल प्रमोटर अपॉइंटेड चेन पर क्यों निर्भर रहे? सब कॉन्ट्रैक्टिंग में अकाउंटेबिलिटी कैसे गायब होती है, इसे समझना भी जरूरी है।
एक हाई राइज प्रोजेक्ट को ब्रोशर पर बिल्डर के नाम से बेचा जाता है, लेकिन ग्राउंड पर उसे दर्जनों एजेंसीज बना रही हो सकती हैं। एक कंपनी सॉइल टेस्टिंग करती है, दूसरी फाउंडेशन डिजाइन, तीसरी पाइलिंग, चौथी कंक्रीट सप्लाई, पांचवी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी, छठी वाटरप्रूफिंग, सातवीं फसाड, आठवीं इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। कल को प्रॉब्लम आएगी तो बिल्डर कहेगा कंसल्टेंट की रिपोर्ट गलत थी, कंसल्टेंट कहेगा हमें गलत सैंपल्स दिए गए थे, कॉन्ट्रैक्टर कहेगा हमने अप्रूव्ड ड्राइंग के अनुसार काम किया, इंजीनियर कहेगा साइट एक्सिक्यूशन हमारे कंट्रोल में नहीं था, अथॉरिटी कहेगी हमने सबमिटेड सर्टिफिकेट्स पर भरोसा किया, बैंक कहेगा हमने इम्पैनल्ड लीगल और टेक्निकल ओपिनियन के आधार पर लोन दिया, रेरा कहेगा हम रजिस्ट्रेशन और स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस देखते हैं, हर कॉलम का इंजीनियरिंग ऑडिट नहीं। लेकिन बायर वो ईएमआई देता हुआ इन सभी ऑफिसेज के चक्कर काटता रहेगा। यही अकाउंटेबिलिटी का ग्रेट इंडियन सर्किल है। हर व्यक्ति प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर आसानी से तय नहीं होती। जब तक अकाउंटेबिलिटी फ्रैगमेंटेड रहेगी, फेलियर का रिस्क बायर के पास ट्रांसफर होता रहेगा। रेरा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है सेफ्टी की गारंटी? रेरा का उद्देश्य क्या था? रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बढ़ाना। कानून के अनुसार प्रोजेक्ट को स्टेट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना होता है। प्रमोटर्स को प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है और बायर्स से कलेक्टेड राशि का 70% डेजिग्नेटेड अकाउंट में कंस्ट्रक्शन के लिए रखना होता है। लेकिन रेरा रजिस्ट्रेशन का अर्थ यह नहीं है कि रेगुलेटर ने हर सॉइल सैंपल, रीइंफोर्समेंट बार और स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन को खुद टेस्ट किया है। रेरा प्राइमरी डिस्क्लोजर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। यह किसी बिल्डिंग का कॉन्टिन्यूअस इंजीनियरिंग सुपरविजन सिस्टम नहीं है। यही कंफ्यूजन मार्केटिंग में एक्सप्लॉइट होती है। बिल्डर का एडवर्टाइजमेंट क्या कहता है? रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। बायर सुनता है गवर्नमेंट गारंटेड प्रोजेक्ट, जबकि सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और प्रमोटर ने प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन और डिक्लेरेशन सबमिट की है। रेरा रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन रेरा रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की स्वर्ण वारंटी नहीं है। इसी तरह बैंक अप्रूवल का अर्थ भी यह नहीं है कि बैंक आपके लिए स्ट्रक्चरल गारंटी दे रहा है। बैंक का प्राइमरी कंसर्न लोन रिकवरेबिलिटी, बोरोवर प्रोफाइल, टाइटल डॉक्यूमेंटेशन और प्रोजेक्ट फाइनेंस रिस्क होता है। बायर एक लोगो देखकर सोचता है इतने बड़े बैंक ने अप्रूव किया है, प्रोजेक्ट गलत कैसे होगा? लेकिन लोन अप्रूवल और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेशन अलग फंक्शंस हैं। इंडिया के बायर्स को लोगोज का एक कॉन्फिडेंस पैकेज बेचा जाता है। रेरा लोगो, बैंक अप्रूवल लोगो, अथॉरिटी सैंक्शन, ओसी, अवार्ड विनिंग डेवलपर, इंटरनेशनल कंसल्टेंट और तो और अक्सर ही किराई मेंबर का भी लोगो। इन सबको मिलाकर उसे लगता है कि रिस्क समाप्त हो गया, लेकिन कभी कभी रिस्क केवल अलग अलग फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। बायर की ड्यू डिलिजेंस की एक सीमा सिस्टम नहीं तय कर रखी है। होम बायर से ड्यू डिलिजेंस की अपेक्षा होनी चाहिए, उसे टाइटल डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करनी चाहिए, सैंक्शन प्लान देखना चाहिए, लिटिगेशन सर्च करानी चाहिए, एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए, पेमेंट शेड्यूल और पोजीशन डेट समझनी चाहिए। लेकिन ड्यू डिलिजेंस की सीमा भी स्वीकार करनी होगी। बायर यह वेरीफाई नहीं कर सकता कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन के बोरहोल्स सही लोकेशन पर किए गए थे या नहीं, सैंपल स्टैंपर हुए या नहीं, फाउंडेशन डिजाइन लेटेस्ट रिपोर्ट पर आधारित था या आउटडेटेड रिपोर्ट पर, स्टील रीइंफोर्समेंट ड्राइंग्स के अनुसार लगाया गया या नहीं, कंक्रीट मिक्स की वास्तविक स्ट्रेंथ क्या थी, पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट के कंप्लीट रिजल्ट्स क्या थे,
इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल पीयर रिव्यू हुआ या केवल सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है? बायर के पास न रॉ टेक्निकल डेटा होता है, न साइट एक्सेस, न इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और न इन्फोर्समेंट पावर। इसलिए बायर बिवेयर को अनलिमिटेड डॉक्ट्राइन नहीं बनाया जा सकता। जिस रिस्क को कंज्यूमर रीजनेबली डिटेक्ट कर ही नहीं सकता, उस रिस्क की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर और रेगुलेटर पर रहनी चाहिए। ये विक्टिम ब्लेमिंग तब बन जाती है जब सिस्टम बायर को इंफॉर्मेशन और टेक्निकल एक्सेस तो न दे, लेकिन फेलियर के बाद उसी से पूछे, आपने चेक क्यों नहीं किया? एसएनएन राज इटर्निया के मामले से एक और सवाल खड़ा होता है, समस्या फाइनल स्टेज पर ही क्यों दिखाई दी? एक खाली टावर और फुली लोडेड टावर एक जैसी कंडीशन नहीं होते। जैसे जैसे फ्लोर्स, वॉल्स, वाटर टैंक्स, फिनिशिंग और ऑपरेशनल लोड्स जुड़ते हैं, फाउंडेशन पर दबाव बढ़ता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित टावर में टिल्ट या सेटलमेंट फाइनल वाटर लोड टेस्टिंग के दौरान डिटेक्ट हुआ। डेवलपर ने फ्रेश सॉइल इन्वेस्टिगेशन कराई और डिमोलिशन का निर्णय लिया। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, अगर फाइनल लोड टेस्ट इतना क्रिटिकल था तो ओसी उससे पहले कैसे आ गया? क्या टेस्टिंग सीक्वेंस गलत था? क्या ओसी प्रोसेस में यह टेस्ट मैंडेटरी इंडिपेंडेंट चेक पॉइंट नहीं था? क्या सबमिटेड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्चुअल फाइनल लोड बिहेवियर कैप्चर करता था? यहां हमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए, लेकिन पॉलिसी लेवल पर प्रिंसिपल स्पष्ट है, जो सेफ्टी टेस्ट ऑक्यूपेंसी से पहले निर्णायक है, वो सर्टिफिकेट जारी होने से पहले पूरा होना चाहिए। ओसी के बाद ऐसा टेस्ट करना जो बिल्डिंग को डिमोलिश करने की जरूरत साबित कर दे, प्रोसेस को उल्टा खड़ा कर देता है। पहले सेफ्टी एस्टैब्लिश होनी चाहिए, फिर ऑक्यूपेंसी परमिशन, ना कि पहले परमिशन और फिर डिसिसिव सेफ्टी डिस्कवरी। सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या यह भ्रष्टाचार है या इनकॉम्पिटेंस? हर स्ट्रक्चरल फेलियर करप्शन नहीं होता। इंजीनियरिंग में जेन्युइन अनसर्टेनिटी हो सकती है, सॉइल यूनिफॉर्म नहीं होती, अंडरग्राउंड कैविटीज हो सकती है, वाटर मूवमेंट बदल सकता है, अनएक्सपेक्टेड सेटलमेंट हो सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट में डिफेक्ट सामने आते ही यह कहना कि सबने पैसा खाया, मेरे लिए तो ऑनेस्ट जर्नलिज्म नहीं होगा। लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि करप्शन और इनकॉम्पिटेंस के परिणाम बायर्स के लिए कई बार एक जैसे होते हैं। बिल्डिंग अनसेफ है, पोजीशन डिलेड है, ईएमआई चल रही है, रेंट चल रहा है, सेविंग्स लॉक्ड हैं और फ्यूचर अनसर्टेन है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि किसने रिश्वत ली, यह भी पूछा जाना चाहिए किसने रिपोर्ट बनाई, किसने वेरीफाई की, किसने अप्रूव की, किसने साइट सुपरवाइज की, किसने फाइनल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट साइन किया, किस आधार पर ओसी जारी हुआ, क्या रॉ डेटा सुरक्षित है, क्या प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हुई, क्या किसी वार्निंग को इग्नोर किया गया, और क्या इसी कंसल्टेंट या इंजीनियर ने दूसरे टावर्स के सर्टिफिकेट भी साइन किए। कभी स्कैम में ब्राइब होती है, कभी स्कैम में फोर्ज सर्टिफिकेट, लेकिन कभी स्कैम जैसा आउटकम पैदा करने के लिए केवल इतना काफी है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी अगले व्यक्ति पर डाल दे। बायर को केवल नया घर देना पर्याप्त है। मान लीजिए डेवलपर टावर अपने खर्च पर दोबारा बना देता है, जैसा कि उसने खुद कहा है। क्या बायर का पूरा नुकसान रिकवर हो गया? नहीं। 2 साल की अतिरिक्त ईएमआई, 2 साल का रेंट, स्कूल प्लानिंग का डिसरप्शन, इंटीरियर बुकिंग का कैंसिलेशन, मूविंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, मेंटल स्ट्रेस और सबसे बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट। जिस बायर ने रेडी टू मूव घर खरीदा था, उसे दोबारा अंडर कंस्ट्रक्शन रिस्क दे दिया गया। रेरा एक्ट प्रमोटर को सैंक्शन प्लान्स और स्पेसिफिकेशंस के अनुसार प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी देता है। कानून स्ट्रक्चरल डिफेक्ट सामने आने पर पोजीशन से 5 वर्ष के भीतर प्रमोटर को बिना
अतिरिक्त चार्ज के 30 दिनों में डिफेक्ट रेक्टिफाई करने का दायित्व भी देता है। फेलियर की स्थिति में कंपेंसेशन का प्रावधान है, लेकिन 18 स्टोरी टावर को डिमोलिश और रिकंस्ट्रक्ट करना 30 दिन का रिपेयर तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए ऐसे किसी भी मामले में अफेक्टेड बायर्स के लिए केवल नई पोजीशन डेट काफी नहीं होनी चाहिए। उन्हें रिटर्न रिहैबिलिटेशन पैकेज चाहिए, रेंट रीइंबर्समेंट या डिले इंटरेस्ट, रिवाइज्ड पोजीशन शेड्यूल, इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग, रिफंड का विकल्प, लोन इंटरेस्ट बर्डन का समाधान, रजिस्ट्रेशन और इंटीरियर रिलेटेड लॉसेज की ट्रीटमेंट, और ये एश्योरेंस कि रिकंस्ट्रक्शन फिर उसी ओपेक्स सर्टिफिकेशन सिस्टम से नहीं गुजरेगा। अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी कहां है? जब अथॉरिटी ओसी देती है, वो पब्लिक कॉन्फिडेंस पैदा करती है। भले ही टेक्निकल रिपोर्ट्स प्रमोटर ने सबमिट की हो, फाइनल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट बॉडी के नाम से जारी होता है। इसलिए अथॉरिटी यह कहकर पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती कि रिपोर्ट तो बिल्डर ने दी थी। अथॉरिटी का काम केवल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना नहीं है, उसे रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। एक 3 मंजिला इंडिविजुअल हाउस और 18 स्टोरी टावर को एक जैसे स्टैंडर्ड से वेरिफिकेशन फिलॉसफी पर नहीं चलाया जा सकता। हाई राइज बिल्डिंग्स में फेलियर का इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है, इसलिए हायर रिस्क का अर्थ हायर स्क्रूटनी होना चाहिए। अगर अथॉरिटी के पास पर्याप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स नहीं है, तो इंडिपेंडेंट पैनल बनाना चाहिए। अगर हर प्रोजेक्ट का फुल ऑडिट संभव नहीं है, तो रैंडम ऑडिट तो होना ही चाहिए। अगर कंसल्टेंट रिपोर्ट पर रिलायंस है, तो गलत सर्टिफिकेशन पर लाइसेंस सस्पेंशन, फाइनेंशियल पेनाल्टी और क्रिमिनल नेग्लिजेंस की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। गवर्नमेंट सील पब्लिक ट्रस्ट पैदा करती है, उस ट्रस्ट के साथ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी भी आनी चाहिए। ऐसे मामलों को भविष्य में रोकने के लिए क्या बदलना होगा? पहला, इंडिपेंडेंट जियो टेक्निकल ऑडिट। हाई राइज प्रोजेक्ट की सॉइल इन्वेस्टिगेशन केवल डेवलपर अपॉइंटेड कंसल्टेंट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। रॉ बोरहोल डेटा, लेबोरेटरी रिजल्ट्स और फाउंडेशन रिकमेंडेशंस का इंडिपेंडेंट पीयर रिव्यू हो। रिव्यूअर को डेवलपर सीधे पे ना कर रहा, पेमेंट रेगुलेटर कंट्रोल्ड पूल से हो सकता है, ताकि प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस बनी रहे। दूसरा, डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी। सॉइल सैंपल्स, कंक्रीट सैंपल्स और स्टील टेस्ट रिकॉर्ड्स को टाइम स्टैंप, जियो टैग और टेम्पर रेसिस्टेंट डिजिटल ट्रेल के साथ स्टोर किया जाए। रिपोर्ट में केवल फाइनल नंबर नहीं, रॉ डेटा भी सुरक्षित हो। तीसरा, स्ट्रक्चरल पीयर रिव्यू। एक निश्चित हाइट, यूनिट काउंट या रिस्क कैटेगरी से ऊपर की बिल्डिंग्स का डिजाइन सेकंड इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियर से वेरीफाई कराया जाए। जिस इंजीनियर ने ओरिजिनल डिजाइन बनाया, वही अपना ऑडिटर तो नहीं हो सकता। चौथा, स्टेज वाइज पब्लिक डिस्क्लोजर। बायर्स को केवल ब्रोशर और क्वार्टरली कंस्ट्रक्शन फोटोग्राफ्स नहीं मिलने चाहिए, उसे नॉन टेक्निकल समरी बताया जाए। फाउंडेशन टाइप क्या है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन कब हुई, इंडिपेंडेंट रिव्यूअर कौन था, पाइल टेस्टिंग कंप्लीट हुई या नहीं, कंक्रीट स्ट्रेंथ कॉम्प्लायंस क्या रही, किस प्रोफेशनल ने स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी साइन की। पांचवा, ओसी से पहले फाइनल लोड और सेटलमेंट मॉनिटरिंग। अगर वाटर लोड टेस्ट या सेटलमेंट मॉनिटरिंग डिसिसिव सेफ्टी पैरामीटर्स है, तो वो ओसी से पहले कंप्लीट होना चाहिए। हाई राइज के लिए प्रोविजनल ओसी और फाइनल स्ट्रक्चरल क्लियरेंस को अलग चेक पॉइंट्स बनाया जा सकता है। छठा, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। आर्किटेक्ट, जियो टेक्निकल कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और मेजर कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक मीनिंगफुल प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस आवश्यक हो। गलत रिपोर्ट से नुकसान हो तो केवल छोटी कंसल्टेंसी फर्म बंद करके प्रमोटर्स और बायर्स को अकेला न छोड़ा जा सके। सातवां, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रिजर्व।
प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद प्रमोटर के कुछ फंड्स या बैंक गारंटी को निर्धारित अवधि तक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रिजर्व में रखा जाए। आज पोजीशन के बाद पूरा कॉमर्शियल अपसाइड प्रमोटर ले जाता है, जबकि लेटेंट डिफेक्ट का रिस्क बायर और एसोसिएशन के पास चला जाता है। 8वां, अथॉरिटी ऑफिसर्स की ट्रेसेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर अप्रूवल पर यह दर्ज हो कि किस ऑफिसर ने कौन सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया। कलेक्टिव डिपार्टमेंट के पीछे इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी गायब नहीं होनी चाहिए। 9वां, बायर्स का इंडिपेंडेंट इंजीनियर। पोजीशन से पहले अपार्टमेंट ओनर्स या अलॉटीज की कमिटी को इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट अपॉइंट करने का अधिकार मिले। उसकी रीजनेबल कॉस्ट प्रोजेक्ट एक्सपेंस में शामिल की जा सकती है। 10वां, ऑटोमेटिक कंपेंसेशन प्रोटोकॉल। अगर ओसी रिवोक हो, बिल्डिंग अनसेफ घोषित हो या पोजीशन के बाद रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़े तो बायर को हर रिलीफ के लिए अलग मुकदमा न लड़ना पड़े। रेंट, डिले इंटरेस्ट, रिफंड ऑप्शन और लीगल कॉस्ट का प्री डिफाइंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। एसएनएन राज इटर्निया केस ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, सर्टिफिकेट का घर या भरोसे का घर। अब वापस अभिषेक और श्रेया के घर पर आते हैं। उनके पास एग्रीमेंट है, रेरा नंबर है, बैंक सैंक्शन है, पेबल रिसिप्ट्स हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी था, बस घर नहीं है। भारत में होम बायर को हर बार कहा जाता है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ड्यू डिलिजेंस कीजिए, लेकिन इस घटना के बाद सिस्टम से भी पूछा जाना चाहिए, तुमने ड्यू डिलिजेंस कब की? अथॉरिटी ने सॉइल रिपोर्ट कैसे वेरीफाई की? स्ट्रक्चरल इंजीनियर की अकाउंटेबिलिटी क्या है? ओसी से पहले फाइनल लोड बिहेवियर क्यों स्टैब्लिश नहीं हुआ? रेरा डिस्क्लोजर में टेक्निकल सेफ्टी कितनी विजिबल थी? बैंक की टेक्निकल अप्रेजल कितनी गहरी थी? और अगर बायर इन सभी इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा करके भी फंस जाए तो उसे केयरलेस कैसे कहा जा सकता है? इस केस में अच्छी बात यह है कि डिफेक्ट पोजीशन से पहले डिटेक्ट हो गया। लोग बिल्डिंग में शिफ्ट होने से पहले प्रॉब्लम सामने आ गई। डेवलपर डिमोलिशन और रिकंस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रहा है, लेकिन हमें केवल राहत की सांस लेकर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगली बिल्डिंग में डिफेक्ट पोजीशन के पहले दिखाई देगा यह जरूरी नहीं। अगली बार वो 10 साल बाद दिख सकता है, क्रैक के रूप में, बेसमेंट सेटलमेंट के रूप में, कॉलम फेलियर के रूप में, या किसी ऐसी दुर्घटना के रूप में जिसके बाद इंक्वायरी कमेटी बने और कहा जाए प्राइमा फेसी स्ट्रक्चरल लैप्स दिखाई देता है। एक घर केवल ब्रिक्स और कंक्रीट से नहीं बनता, वो ट्रस्ट से बनता है। बायर बिल्डर पर भरोसा करता है, बिल्डर इंजीनियर पर, इंजीनियर लेबोरेटरी पर, बैंक टेक्निकल रिपोर्ट पर, रेरा डिक्लेरेशंस पर, अथॉरिटी सर्टिफिकेट्स पर। लेकिन जब हर व्यक्ति दूसरे के सर्टिफिकेट पर भरोसा करे और कोई भी ग्राउंड रियलिटी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई ना करे तो अंत में बिल्डिंग ही नहीं झुकती, पूरा रेगुलेटरी सिस्टम झुक जाता है। और अंत में एक बात याद रखिए, किसी 18 मंजिला टावर को गिराकर दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन एक बार होम बायर का इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डिमोलिश हो जाए तो उसका रिकंस्ट्रक्शन किसी बिल्डिंग से ज्यादा कठिन होता है। इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि टावर क्यों झुका, असली सवाल है उसे सुरक्षित बताने वाला पूरा सिस्टम किसके भरोसे पर खड़ा था। मैंने इस वीडियो में एसएनएन राज इटर्निया के स्पेसिफिक केस के फैक्ट्स और वाइडर सिस्टेमिक एनालिसिस को अलग रखा है, ताकि किसी अनप्रूवन एलिगेशन को फैक्ट की तरह प्रस्तुत न किया जाए। लेकिन इस वीडियो का अंत किसी जवाब के साथ नहीं, बल्कि बहुत सारे सवाल के साथ कर रहा हूं, जिसका जवाब रियल एस्टेट के पूरे इकोसिस्टम को देना होगा। शुक्रिया।